तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। झारखंड विधानसभा और झारखंड हाईकोर्ट, इनके निर्माण कार्य में बरती गई वित्तीय अनियमितता की जांच एसीबी करेगा। मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी तो प्रदान कर दी है, आप सबों ने देखा इसे। अब एचईसी इलाके के कूटे में बने झारखंड विधानसभा के नए भवन के निर्माण में भी इंजीनियरों पर रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को लाभ पहुंचाने का आरोप है। और रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के ही जिम्मे नए हाईकोर्ट का निर्माण था, तो उसमें भी रामकृपाल कंस्ट्रक्शन पर आरोप है कि वहां पर अनियमितता हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये टेंडर रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को मिला कैसे था? आखिर वो कौन था जिसने ये टेंडर इस कंपनी को दिलाया? उस समय के अधिकारी क्या कर रहे थे? सबसे पहले इस गड़बड़ी पर आप ये रिपोर्ट देखिए, आगे की बातचीत उसके बाद। रिपोर्ट दिखाइए। विधानसभा निर्माण घोटाले की जांच करेगी एसीबी। इस घोटाले में इंजीनियरों पर रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को लाभ पहुंचाने का आरोप है। आप आसान भाषा में इसे राजमाता घोटाला भी कह सकते हैं। विधानसभा के इंटीरियर वर्क के हिसाब किताब में गड़बड़ी बताई गई। आरोप है कि बिल ऑफ क्वांटिटी में निर्माण लागत 420.19 करोड़ से घटाकर 323.3 करोड़ कर दिया गया। टेंडर निपटारे के बाद 10% कम यानी 290.72 करोड़ रुपए की लागत पर रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को काम दे दिया गया। फिर ठेकेदार के कहने पर वास्तु दोष के नाम पर साइट प्लान का ड्राइंग भी बदल दिया गया। हालांकि पीडब्ल्यूडी कोड में वास्तु दोष की मान्यता नहीं होने के बावजूद तत्कालीन सरकार ने ठेकेदार की बात मान ली। वास्तु दोष के समाधान के नाम पर साइट प्लान का ड्राइंग बदल दिया गया। इससे निर्माण क्षेत्र 19,943 वर्ग मीटर बढ़ गया। अब बढ़े हुए निर्माण के क्षेत्र पर समानुपातिक दर से ठेकेदार को भुगतान का फैसला किया गया। हाईकोर्ट निर्माण में घोटाले की जांच करेगी एसीबी। धुरवा के तिरिल मौजा में ही निर्माणाधीन झारखंड हाईकोर्ट के भवन निर्माण में भी अनियमितता की शिकायत है। न्यायालय में भी इससे संबंधित मामला दर्ज कराया गया है। अधिकारियों और रामकृपाल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मिलीभगत से वित्तीय अनियमितता की शिकायत की गई है। शुरुआत में हाईकोर्ट भवन के निर्माण के लिए 365 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। बाद में 100 करोड़ घटाकर ठेकेदार को 265 करोड़ में टेंडर दे दिया गया। बाद में एस्टीमेट को रिवाइज कर 697 करोड़ कर दिया गया। बढ़ी राशि के लिए सरकार से अनुमति भी नहीं ली गई। नया टेंडर भी नहीं किया गया। मामले की जांच सीबीआई से कराने के साथ पूर्व मुख्य सचिव और संवेदक की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। प्रथम दृष्टया यदि है कि भाई कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है, तो सबसे पहले तो जो अधिकारी उस समय थे उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपके समय में आप इस विभाग के सचिव थे, आपके समय में हाई कोर्ट बना, आपके समय में विधानसभा बना, आपके समय में आप नगर विकास सचिव थे, मैनहट का मामला था, तो ये सब कैसे हुआ? कि जांच में सहयोग कीजिए और जांच के पूर्व किसी भी तरह की आशंका मन में मत रखिए। यदि आप साफ हैं तो आप साफ रहेंगे, आप पे कोई कीचड़ नहीं उछाला जाएगा। अब जब दोनों घोटालों के मजमून को आप समझ गए हैं, तो आप इसे आसान शब्दों में राजमाता घोटाला कह सकते हैं। हम तो बस इतना कहेंगे कि अगर आप समझ गए तो ठीक, वरना ना समझे वो अनाड़ी है। तो क्या आप समझे? मुझे लगता तो है कि आप समझ गए होंगे, अगर आप इशारों को समझते हैं तो। अगर नहीं समझे तो वो गाना आपके लिए था। आप सोचिए कि भाई हाईकोर्ट, नए हाईकोर्ट, वो जगह जहां से लोगों को न्याय मिलेगी, वो जगह जो न्याय के लिए आस धरे लोगों का मंदिर है, न्याय का मंदिर है, उस जगह पर घोटाला कर दिया गया। वो जगह जो संविधान का मंदिर है, जहां पर नियम बनते हैं, कायदे बनते हैं, विधानसभा जहां माननीय बैठते हैं, उस जगह पर घोटाला कर दिया गया। और घोटाला करवाया किसने? राजमाता ने। मुझे बोलते हुए कोई गुरेज नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं रुकना चाहता। मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि हां, राजमाता ने घोटाला करवाया।
अब अगर आप समझ गए कि राजमाता कौन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझे तो एक और रिपोर्ट देखिए कि मुख्यमंत्री जी आपको अब हम बता रहे हैं कि कहां पर और घोटाला हुआ है। आप देखिए ये रिपोर्ट और मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान लीजिए, क्योंकि आपसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ये हम जैसी आम जनता का टैक्स का पैसा था जिसे किस तरीके से उड़ाया गया, जो कुछ लोगों की तिजोरी में चला गया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर संज्ञान लेंगे। वो लोग जो रिटायरमेंट प्लान करके और रिटायरमेंट लेकर के बैठे हैं ये सोच करके कि बदल बदल के हम उस वक्त जो साड़ियां पहनते थे, रंग बिरंगी जो बिंदियां लगाते थे, उसका हिसाब अगर कोई नहीं लेगा तो गलतफहमी में है। गलतफहमी में है वो लोग। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। देखा ये रिपोर्ट। राजमाता जिंदाबाद, राजमाता घोटाला जिंदाबाद। क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए? नई विधानसभा और नया हाई कोर्ट किसकी देन है? समझ गए? नहीं समझे? ना समझे वो अनाड़ी है। अब नया मामला आपको बता देते हैं। सीएम साहब ध्यान दीजिएगा, जुडिशियल एकेडमी के निर्माण में भी घोटाला है। 32 करोड़ के टेंडर को 82 करोड़ का किया गया। हाईकोर्ट के एनेक्सिया बिल्डिंग में भी घोटाला है। 12 करोड़ का टेंडर था, टेंडर को 27 करोड़ का कर दिया गया। और तो और कुर्सी टेबल में भी खेल हो गया। गोदरेज कंपनी की कुर्सी टेबल मंगवानी थी, पर गोदरेज का डुप्लीकेट माल भर दिया गया। खेल राजमाता का ही था। समझ गए ना राजमाता कौन? ना समझे वो अनाड़ी है। तो क्या राजमाता की जांच करेगी एसीबी? क्या इस घोटाले की जांच करेगी एसीबी? तो कुछ लोग हैं जो कि चाई बासा में जाकर के बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने रिटायरमेंट की जिंदगी आनंद से गुजारने की तैयारी में। कुछ लोग हैं, उन्हें लगता है कि अब तो रिटायरमेंट हो गई, अब हम कानून नियम सबसे अलग हो गए। हाथी को उड़ाया था उन लोगों ने। उन्हें लगता है कि उनका हिसाब अब कौन लेगा। क्या उनका हिसाब नहीं लिया जाना चाहिए? हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले राजीव कुमार साहब के पास आऊंगा। राजीव जी, क्या झारखंड की जनता इतनी आसानी से भूल जाएगी ये सारी चीजें? देखिए, उनको पता था कि हो सकता है भूल जाए, लेकिन भूलती नहीं है जनता। एक चीज और बता दें कि नया हाईकोर्ट बिल्डिंग के निर्माण में जो कंपनी इन्वॉल्व है और जो कंपनी ने कंस्ट्रक्शन कराया, विधानसभा या आज मान लीजिए झारखंड भवन या अन्य बहुत मेन जितना भी बिल्डिंग्स है, वो वही कंपनी कराती थी। बेसिकली राजमाता आप जिनको बोल रहे हैं वो पार्टनर थी एक तरह से इन लोगों की। वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड थी। कुछ लोग हमारे विभाग के भी, हमारे भी एरिया के थे जिन्होंने भी मदद किया। एक ठेकेदार को जिसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी नहीं थी, उसको खींच करके ले आया गया 264 करोड़ में। जब 367 करोड़ 66 करोड़ का 367 करोड़ का टेंडर हुआ था, उस समय क्यों टेंडर जो है उसको वर्क अलॉट किया गया 264 करोड़ में? इसका कारण है कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है रामकृपाल कंस्ट्रक्शन, वो क्वालिफाई नहीं करता था। इसके साथ जितने लोग भी थे वो बड़े बड़े इंडिया के टॉप मोस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, लेकिन इनको पता था कि वो कट नहीं देगा। डीपीआर बनाने से लेकर के नया हाईकोर्ट बिल्डिंग में आपको अभी तक जितने घोटाले हुए हैं वो अक्षरशः उसका एक्सप्लेनेशन जो है 5 मेंबर्स आईएएस लोगों की कमिटी ने दिया है, और वो हम लोगों ने लगा दिया ऑनरेबल हाईकोर्ट में। एक और बात आपने उठाया था कि जुडिशियल एकेडमी का, वो वैसे ही मुद्दा है जैसे नया हाईकोर्ट बिल्डिंग का है। जुडिशियल एकेडमी में भी घोटाला हुआ कंस्ट्रक्शन में।
वहां भी जो ठेकेदार है वो औने पौने दाम में सामान लगा करके और उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। अब एक बात बताइए कि एक ठेकेदार, एक ऑफिसर, एक मिनिस्टर कौन थे? आपको पता होना चाहिए कि 52% जो खर्चा हुआ झारखंड सरकार ने खर्चा किया है 2014 से 19 तक, उसमें एक ही मंत्री था, वो थे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। उनका इतने विभाग उनके साथ थे कि 52% वो जो है रेवेन्यू वो खर्चा किए हैं। वो बिजली से लेके सारा मेजर विभाग उनका, माइंस वाइंस फॉरेस्ट वॉरेस्ट सब उन्हीं के पास था। अब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जिसके उस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे, अभी के जो सेक्रेटरी है, ये सारे लोग जो है वो सभी लोग इन्वॉल्व हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी चलती इतनी थी या है, अभी भी पता नहीं खत्म हुई है कि नहीं, लेकिन अभी सरकार में थोड़ा कम हो गई होगी, लेकिन उसकी इतनी चलती थी कि वही डिसाइड करता था क्या होना है क्या नहीं होना है। इतना ऑब्लिगेशंस उसका था बिल्कुल कि सरकार उसके सामने नतमस्तक थी। इसकी जांच होगी तो सैकड़ों करोड़ रुपया कहां कहां गया है, किन किन लोगों ने बनाया है पैसा, वो पकड़ा जाएगा। भारती जी, मैं आ रहा हूं, मैं प्रदीप जी के पास। और राजीव जी, इतना ही नहीं, राजीव जी, इसने क्या क्या कुकर्म किया है। मैं एक बार प्रदीप जी के पास आ रहा हूं, मैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी देखिए, सामने आएंगी। देखिए ये घोटाला चाहे हाईकोर्ट निर्माण का हो, विधानसभा निर्माण का हो, जुडिशियल एकेडमी में निर्माण का हो, हाईकोर्ट की अनेक्सिया बिल्डिंग का हो, या फिर इससे पहले जो हम देख रहे थे कि भाई इस तरीके के आरोप, सब आरोप हैं। आप जांच की बात कहेंगे, लेकिन देखिए 2 + 2 = 4 ये आंख के सामने दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे बरसात होती है तो फॉल्स सीलिंग विधानसभा का गिर जाता है, जैसे बरसात होती है तो विधानसभा, हर बरसात के साथ में विधानसभा की पोल खुलती जाती है। हुजूर ये तो आंख के सामने की बात है। ठीक है, जांच रिपोर्ट में तो जो आएगा, लेकिन जांच के आगे अब तो कुछ बोल दीजिए। हुजूर देखिए, आप बीजेपी के नेता हैं, लेकिन उससे पहले आप एक झारखंडी हैं। आपकी भी आत्मा को दुख पहुंचता होगा जब ऐसी खबरें आप देखते होंगे प्रदीप जी। तो अब आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मुझे भी होती है कि विधानसभा का भवन जो बने हुए कुछ ही साल हुए, इस तरह से अगर उसमें टूट-फूट होने लगे तो निश्चित रूप से झारखंड के वासी होने के नाते हमको भी तकलीफ होती है कि निर्माण प्रक्रिया में अगर खामी रही है तो तमाम लोग, जूनियर इंजीनियर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव हो या उससे ऊपर रैंक के जो भी अधिकारी, सभी लोग जिसकी संलिप्तता है, मुख्य सचिव, तत्कालीन मुख्य सचिव, सबकी, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, ऊपर के जो भी अधिकारी जी, सब पर जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात आपको अभिषेक जी और कहना चाहूंगा जी, कि विगत साल में सदन चल रहा था बजट सत्र का, तो लोबिन हेम्ब्रम ने सदन में कहा था कि अवैध माइनिंग हो रही है संथाल परगना के क्षेत्र में, ठीक है, सरकार को उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात, अम्बा प्रसाद ने ट्रैक्टर छोड़ा दिए थाने से और बालू माफियाओं को संरक्षण दे रही, तो सरकार को उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। उसके अलावा पूरे राज्य में जिस तरह से बालू माफिया हावी है, आए दिन हाईवा डंपर सब पकड़े जा रहे हैं, तो किसके संरक्षण में हो रहा है, पैसा कहां तक पहुंच रहा है, इसकी भी जांच हो जाए तो मैं समझता हूँ कि सरकार का जो नजरिया है ना कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, तो थोड़ा उसको और बल मिलेगा कि सरकार बिल्कुल निष्पक्ष है, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, चाहे पूर्ववर्ती सरकार में हुआ हो चाहे अभी हो रहा हो। जी, राजीव रंजन साहब। जी, प्रदीप जी की आवाज आप तक शायद गई होगी। देखिए, मैं प्रदीप जी को पूरी तरह से, हाँ नहीं, रुक के कट के आ रही थी, लेकिन जो समझ में आया मैं उस आधार पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दूंगा। और मैं अपने भाई प्रदीप सिन्हा जी को बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि करप्शन कहीं भी हुआ है तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी, निश्चित रूप से होगी। इस आशय में मत रहिएगा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले लोगों की तरह आज एक दूसरे की कलई खोलने की जरूरत पड़े। राजनीति सुचिता का मामला हो या आर्थिक घोटाले का मामला हो या टेंडर में वित्तीय विचलन का मामला हो, आप देखिए कि आप चर्चा कर रहे थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि भाई राजमाता कौन राजमाता है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर राजमाता है
तो सत्ता का संचालन करने वाले लोग क्या धृतराष्ट्र थे? और सीपी सिंह साहब के मैं बयान सुन रहा था कि आज अधिकारियों पे बरस रहे थे, लेकिन उन अधिकारियों को चलाता कौन था? ये तो देखना पड़ेगा ना। उनको पूरी व्यवस्था को संचालित करने वाले लोग क्या सभी धृतराष्ट्र बैठे हुए थे क्या सत्ता में? उन लोगों को अधिकारी चलाते थे। मैं बता रहा हूं ना, जब उंगलियां उठती है लोगों को अधिकारी चलाते थे। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, पूरी की पूरी सरकार अधिकारी चलाते थे। हम भी देखे थे भाई। अभिषेक जी, आपने कहा कि संविधान के मंदिर में उन निर्माण के दौरान कानून को तोड़ा गया, जहां कानून का निर्माण होता है, और न्याय का मंदिर आज न्याय मांग रहा है। तो इसके दोषी जो भी है, प्रारंभ से प्रारब्ध तक जो भी है, मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है और इसकी जांच होगी। चिंता न करें, और किसी के साथ भी भेदभाव या अन्याय या किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं होगी। अगर वो पाक साफ है तो पाक साफ रहेंगे, अगर वो दोषी है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया इस बात पर, राजीव रंजन जी बहुत जोर दे रहे। मैं उनको याद दिलाऊं कि साल के प्रारंभ में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा, और हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि अपने अपने विभाग में जो रिक्तियां हैं उसको लेकर सामने आए, विज्ञापन निकले। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने फिर से कहा कि नियुक्तियां जल्दी से जल्दी विज्ञापन के माध्यम से बुलाई जाए। तब देखते हैं मुख्यमंत्री का आदेश कितना अमल में आता है, और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं जांच के, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपको, एसीबी को सारे केस रेफर किए गए हैं, राज्यसभा का मामला हो या फिर मैनहर्ट का मामला हो, लेकिन विगत 10 दिनों में एसीबी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। इंतजार हमको भी है। बिल्कुल, यही बात राजीव जी भी कहते हैं। यही बात हमारे साथ अधिवक्ता राजीव कुमार जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एसीबी को क्या, आप तो क्रिमिनल ऑफेंस दायर कीजिए, एफआईआर करिए इन लोगों के खिलाफ। राजीव जी ने पहले भी कहा है कि भाई आप जांच करने के लिए, ये जांच जो है ना, ये बहुत बहुत ब्रॉड शब्द है और बहुत वाहियात शब्द है। मैं कहूं अगर तो जांच नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। या तो रिजल्ट निकलता है या फिर रिजल्ट नहीं निकलता। आप दोषियों को या तो सजा देना चाहते हैं या फिर आप दोषियों को बचाना चाहते हैं, दो ही चीज होती है। मैं कहता हूं कि आपको क्या चाहिए? क्या सरकार के पास इतनी पावर नहीं है कि विधानसभा की जांच की रिपोर्ट 2 दिन में तलब कर ले? क्या सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है कि पथ निर्माण में जो घोटाला हुआ 2 दिन में तलब कर लें? क्या सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है कि हाई कोर्ट में जो घोटाला हुआ 2 दिन में रिपोर्ट तलब कर ले? राजीव जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे? राजीव कुमार जी। जी देखिए भारती जी, ऐसा है कि प्रदीप सिन्हा जी अच्छा ठीक बोल रहे थे कि ये जब सरकार बनी थी उसके कुछ ही दिनों के अंदर तीनों विभाग, पथ निर्माण, आपको रोड कंस्ट्रक्शन और एक और विभाग में, ये तीनों विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इंक्वायरी करके 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दीजिए। शायद वो भूल गए होंगे, लेकिन हम लोगों को याद है कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट पता नहीं कहां चली गई। ये तो फैक्ट है प्रदीप जी, कहीं ना कहीं सही है कि ऐसा नहीं हो कि एसीबी में केस ट्रांसफर हो और एसीबी ही लेके रह ले, और कल को जो है इसका जांच के नाम पे एक तरह से जांच चलता रहे, क्या हो रहा है तो जांच हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और जांच हो तो इसको एफआईआर रजिस्टर करके जांच होनी चाहिए। इंक्वायरी क्या खेल रहे हैं? बिल्कुल, इंक्वायरी खेलने से मतलब यही होगा कि चलिए, आप ठेकेदार को होगा कि चलिए पिछली सरकार में इतना खर्चा किया था, इतना दिया था, इस सरकार को भी इतना पैसा दो कि तुम्हारे जांच कराते रहे, तुम भी भूल जाओ हम भी भूल जाए। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। पब्लिक त्रस्त हो गई है इस सब बातों से। बिल्कुल सही बात है, और इस सब से ऊपर उठ करके इस सरकार को चाहिए कि एफआईआर रजिस्टर करके इसमें कार्रवाई करे। लेकिन एक चीज और बता दें जी, जहां तक ऑनरेबल हाईकोर्ट, जो नई हाईकोर्ट बिल्डिंग की बात है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सरकार को कि हम यदि जांच दे देंगे तो जांच लेकर के बैठा रहेगा। ये माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है, माननीय उच्च न्यायालय जो है उसको मॉनिटर कर रहा है। हम उसमें इन पर्सन केस फाइल किए हैं। अच्छा। उसमें अपीयर करते हैं। आज भी सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि एक हमारे ऑनरेबल जज साहब का डेथ हो गया, जो पहले रिटायर कर गए थे, लोकायुक्त थे, इसी के लिए टल गए नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन हमको लगता है कि ये लोग भूलने वाले नहीं है ये भारती जी। जी और ये जो विधानसभा के कंस्ट्रक्शन है और चाहे हाईकोर्ट बिल्डिंग का है,
आप देख लीजिएगा तो दुख होता है कि वहां पे इतने सैकड़ों करोड़ रुपया लगा करके हम लोग छोटे से हाईकोर्ट के बिल्डिंग में काम चल रहा है हम लोगों का, हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं कर पाया। ये तो अच्छा है कम से कम विधानसभा शिफ्ट कर गया, लेकिन हाईकोर्ट को भी शिफ्ट हो जाना चाहिए था। अब आपको बता दें कि 300 करोड़ रुपया में राजस्थान हाईकोर्ट का बेस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है। उतना ही में कंस्ट्रक्शन होना था इस बिल्डिंग को भी, लेकिन कुछ घोटालेबाजों ने, वो दोनों साइड के हैं, मैं बोल रहा हूं, अपनी निजी स्वार्थ के लिए इसको कॉस्ट एस्केलेशन कराया। और सुनिए, ने कॉस्ट एस्केलेशन कराया और कॉस्ट एस्केलेशन करके 677 करोड़ यानी 700 करोड़ रुपया यही होता है क्या? 700 करोड़ में ऑनरेबल हाईकोर्ट की बिल्डिंग बनाने का इन्होंने प्रपोजल डाल दिया और धीरे धीरे होता गया। कॉस्ट एस्केलेशन होता है बिना टेंडर, बिना कोई, जो बोले, जो एक बोलते हैं ना, राजा जो बोला वही सही। ऐसा कैसे हो गया जबकि ऑलरेडी हमारे यहां पब्लिक कोड है, पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड है, हमारे यहां पब्लिक जो इस तरह का सिविल कोड है, उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन के प्रोविजन है कंस्ट्रक्शन कराने के, उसको फॉलो करना चाहिए था। तो जो 5 मेंबर्स कमिटी है, जो 5 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स की, उन्होंने रिपोर्ट दिया है। वो रिपोर्ट यहां है, ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष है। हम लोग रिपीटेडली हर एक डेट में रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन राज्य सरकार ने यदि कहा है कि इसकी जांच एसीबी करे, तो हमको लगता है कि एसीबी का भी स्पेशल टीम, ये नहीं कि दरोगा रैंक के ऑफिसर जिसको कुछ फाइनेंस का समझ में नहीं आता है उसको दे दिया जाए। ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स की टीम बनाई जाए और इसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत सीनियर लोगों को भी इंट्रोगेट करना पड़ेगा जी। और आपको ऑनरेबल हाईकोर्ट के प्रति जो है, ये इस हाईकोर्ट जो केस चल रहा है हमारा, उसमें आपको आपकी मॉनिटरिंग जो है होगी। और होने से क्या होगा कि टाइम टू टाइम रिपोर्ट यदि सबमिट करेगा एसीबी, तो हमको लगता है बेहतर तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। बिल्कुल। और आपने शुरू में ही कहा भारती जी कि न्याय के मंदिर में घोटाला हो जाना, क्या मैसेज जाएगा पूरे झारखंड में? सही बात है। जब आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद लोग बच्चे जाएंगे और उनको लगेगा कि इसी केस में, इसी कोर्ट में कंस्ट्रक्शन में घोटाला हुआ था, तो हमको लगता है कि उससे हम लोगों को गंगाजल से धो के साफ हो लेने की जरूरत है। सही बात है इस समय। और जो भी लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री से लेके पूर्व चीफ सेक्रेटरी तक, चाहे जो भी बिल्डिंग सेक्रेटरी रहे हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हो, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रहे हो, या ठेकेदार है, उसका फर्म है, हमको लगता है कि सबके लिए उसको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। जवाबदेही बहुत जरूरी है, जवाबदेही बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, बहुत शुक्रिया राजीव रंजन साहब आपका। देखिए, जवाबदेही तो बहुत जरूरी है। सिर्फ अगर हेडलाइंस बनवाना मकसद है तो मुख्यमंत्री जी आप हेडलाइंस में आ चुके हैं, लेकिन सर जनता सब देख रही है। जनता को आपसे बहुत उम्मीदें, और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपको ऐसे घोटालेबाजों पर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जवाब तलब कीजिए कि अब तक ये रिपोर्ट मेरे पास कैसे नहीं आई। जवाब तलब कीजिए कि भाई आप रिटायरमेंट कैसे एंजॉय कर सकते हैं झारखंड की जनता को रुला करके। ये तमाम जवाब जनता मांग रही है, जनता को देना पड़ेगा। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको हम नामकू मंचल का एक खेला दिखाएंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। अब हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़ेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नामकू मंचल के तहत भूत जमीन बेचता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा।